हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। यू कांट लेट योर फेलियर डिफाइंस यू, यू हैव टू लेट योर फेलियर टीच यू, बाई बराक ओबामा, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो यार, फेलियर तो सबकी लाइफ में आता है, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में फेलियर नहीं आते, ठीक है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, उन सब की लाइफ में फेलियर आए हैं। बट थिंग इज दैट कि वो अपने फेलियर से रुके नहीं, ठीक है। उन्होंने अपने फेलियर से सीखा कि हमने क्या गलत किया, हम क्यों फेल हुए, और फिर से उन्होंने ट्राई किया और फिर वो सक्सीड हुए हैं, ठीक है गाइस। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने फेलियर से सीखना है यार। फेलियर, एक फेलियर आया, आप साइड में बैठ गए, नहीं, फिर सक्सेस कैसे होंगे आप, है ना। तो आपको अपने फेलियर से सीखना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है गाइस। और चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा है कौन से पाकिस्तान के टेररिस्ट को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इंडिया बहुत टाइम से इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा था, बट चाइना हर बार मतलब रोक देता था, ठीक है। जब दिसंबर में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी यूएन की, उस टाइम भी इंडिया ने ट्राई करा था, बट पाकिस्तान ने जब, चाइना ने तब उसे रोक दिया था। आपको पता है कि यूएन में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। दिसंबर के महीने में 14 मेंबर एग्री हो गए थे, बस एक चाइना ही नहीं एग्री हुआ था, और उसके पास वीटो पावर थी, इसीलिए तब ये डिक्लेयर नहीं किया गया था। बट इंडिया ने फर्दर प्रेशराइज किया और अभी इन्हें ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो इनका नाम है अब्दुल रहमान माकी, ठीक है। तो आपको ये कहा जाता है कि जो ये उनके भाई हैं, ब्रदर इन लॉ थे, जो लश्कर ए तैयबा के चीफ थे, हाफिज सईद, जिन्होंने इंडिया में 26/11 का हमला करवाया था, ठीक है। और इंडिया वो काफ़ी कोशिश कर रहा था, बट ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, ठीक है। खैर, इससे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है, ठीक है। अभी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर भी कर दिया, बट आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इतना कुछ होगा नहीं, है वैसे ही खुले घूमते हैं पाकिस्तान में, है ना। Maki, who has been involved in raising fund, recruiting and radicalize the youth to plan attack in India, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखने वाली है, ये ग्लोबल टेररिस्ट तो है, बट कौन सी कमेटी है जो इन्हें ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करती है यूनाइटेड नेशन की, तो उस कमेटी का नाम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी। इस कमेटी का नाम याद रखेगा, 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी, ठीक है। ये डेजिग्नेट करती है इन टेररिस्ट को एज ए ग्लोबल टेररिस्ट, ठीक है। एडिट 60-year-old माकी, ब्रदर इन लॉ ऑफ लेफ्ट एलईटी चीफ हाफिज मोहम्मद सईद, एज ए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये है वो टेररिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनका टेन्योर कब तक बढ़ा दिया गया है, तो उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया आपका 2024 तक, ठीक है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024, ठीक है। और इस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खाड़गे। वे भी अभी कुछ टाइम पहले ही बने हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, है ना। यहाँ पे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। इंडिया में टोटल 9 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है। और रीजनल पार्टीज़ तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में, ठीक है, तब इंडिया में सिर्फ 14 नेशनल पार्टी थी, फिर उसके बाद कम होते होते 6 पे आ गई थी। अभी थोड़े बढ़ रही हैं, तो अभी 9 नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई है, ठीक है। और आम आदमी जो पार्टी है वो 9th नेशनल पार्टी बनी है इंडिया की, ठीक है। ऑलमोस्ट 13% ऑफ दी वोट शेयर। अब नेशनल पार्टी होता क्या है, ये क्वेश्चन आएगा आपको, है ना। तो मैं बता दूं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी प्रेजेंस पूरे देश में हो, ठीक है, नेशन वाइड हो, उसे ही नेशनल पार्टी कहा जाता है, ठीक है। और इसके एक सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं कि हाँ, अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो तो हाँ, ओके, यू आर अ नेशनल पार्टी, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। A certain stature is something associated with being a national party, but this does not necessarily translate to having a lot of national political influence. कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती है, जैसे बीजेपी या कांग्रेस या अभी आम आदमी पार्टी भी बन गई है, तो इनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है कि इट इज़ रिकॉग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट। तो ये चार से ज़्यादा स्टेट्स में इन्होंने इलेक्शन लड़े होने चाहिए, वहाँ पे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो क्राइटेरिया होता है,
इफ़ इट्स कैंडिडेट हैव, और जो इसके कैंडिडेट है उन्होंने सिक्योर किया एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन लास्ट फोर, एटलीस्ट इन फोर स्टेट्स, ठीक है, लेटेस्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, एंड द पार्टी हैज़ एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। तो वही है, या तो इनकी पार्टी से 6%, इनकी पार्टी ने इन 4 स्टेट्स में टोटल 6%, मतलब हर स्टेट में 6% वोट का शेयर इन्होंने जीता हो, ठीक है, इनके पास हो, या फिर इनके 4 MP जीते हो, ठीक है। और इफ़ इट हैज़ वोन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट, या फिर ये तो हमने बात कर ली कि MPs जीतते हो, ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि अगर इन्होंने इनके ना 2% जो है इनकी टोटल सीट होनी चाहिए लोकसभा के लिए, ठीक है, इन 3 स्टेट से, ठीक है, 4 में से 3 स्टेट है, तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि 4 स्टेट में होनी चाहिए, 6% का शेयर होना चाहिए, या फिर आपके 2% सीट होनी चाहिए इन 3 स्टेट से, ठीक है। तो ये पूरा उसका वो क्राइटेरिया है, ठीक है, नेशनल पार्टी का। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या है, या फिर आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि नेशनल पार्टी बनती कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट है यूटी डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ऑर्गेनाइज 15 डे स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022? तो जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ऑर्गेनाइज कर रहा है 15 डे स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2023, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इसमें मोर देन 60 कोऑपरेटिव एंड वेवर फ्रॉम ऑल ओवर यूटी पार्टिसिपेट इन द इवेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैप में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये रिसेंट मैप है, आपको पता है 2019 से पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। अब जम्मू और कश्मीर का ज़्यादा शेयर था, अभी लद्दाख को बड़ा कर दिया गया है, ठीक है, दोनों यूटी है, लद्दाख भी और जम्मू एंड कश्मीर भी। फोर्थ क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सी मूवी ने जीता है क्रिटिक चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ठीक है। तो क्रिटिक चॉइस अवार्ड जीता है RRR ने, ठीक है, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ठीक है। आपको पता ही है कि SS राजमौली जी डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने इसे फिल्म को डायरेक्ट किया, और ये तेलुगु मूवी RR, तो इसने 2 प्राइज़ जीत लिए फिर से, ठीक है, वॉन 2 more अवार्ड एट द प्रोमिनेंट अवार्ड शो, ठीक है। दिस फिल्म वॉन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, एंड जो इसका सॉन्ग है नाटू नाटू बोन दी बेस्ट सॉन्ग एट द 28th एडिशन ऑफ द क्रिटिक चॉइस अवार्ड इन लॉस एंजलिस, ठीक है। और आपको पता ही है कि RR ने जो मतलब कम्पीट अगेंस्ट फिल्म सच एज अर्जेंटीना 1985, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि जो RR का सॉन्ग है नाटू नाटू, उसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता ही है, ठीक है। हम थोड़ा क्रिटिक अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें बेस्ट पिक्चर रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। बेस्ट एक्टर रहे हैं बर्नेड फ्रेजर फॉर वेल वेल मूवी से, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस रही है कैटे ब्लैंचेट आर मूवी से, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर है डैनियल क्वेन एंड डैनियल केंडर फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। तो ये बेस्ट क्रिटिक अवार्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं RR एंड नाटू नाटू इन बिग एट क्रिटिक चॉइस अवार्ड, ठीक है। गोल्डन ग्लोब भी यही जीते हैं, क्रिटिक चॉइस अवार्ड भी यही जीत रहे हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्योंकि बार बार अवार्ड जीती जा रही है ये मूवी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज़। विच ऑफ मिनिस्ट्री इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज विरासत एट हैंडलूम हाथ न्यू दिल्ली? तो विरासत हैंडलूम हाथ कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है? तो ये आपकी कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विरासत सेलिब्रेटिंग हैंडलूम होम डेकोर स्पेशल हैंडलूम एक्सपो, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल है, ठीक है, हैंड ओवर द 9th to 10th। और इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एग्रीकल्चर अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने हैंड ओवर करी थी 9वीं और 10वीं सेंचुरी की नटराज की जो मूर्ति थी ना, ठीक है, वो उन्होंने हैंड ओवर करी है किसे? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन राजस्थान, ठीक है। तो ये जो मूर्ति थी ना नटराजन वाली, ठीक है, ये चुरा ली गई थी 1998 में, ठीक है, वाज स्टोलन इन 1998 फ्रॉम शिवा टेम्पल एट बदौली इन चित्तौड़गढ़, ठीक है। और फिर ये कहाँ पे मिली? दिस आइडल वाज ब्रॉट टू इंडिया इन 2020 फ्रॉम ए प्राइवेट म्यूजियम इन लंडन, ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग लीगल प्रोसेस, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि अभी हम विरासत पढ़ रहे, थोड़ी विरासत का वहाँ पे मैंने आपको बता दिया न्यू दिल्ली तक था, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पे आ गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं विरासत, ठीक है,
इसमें कुछ ऐसा बताने वाला था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड सर्विंग विद बीआरओ टू बी अप्रूव द रैंक ऑफ कर्नल। तो आपको बताना कौन सी पहली वुमेन बन गई है, ठीक है, जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस से है और उन्हें पहली बार मतलब कर्नल की पोस्ट मिल रही है, ठीक है। जनरली कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस में मिलती नहीं है कर्नल की, ये पहली बार है। तो वो है अर्चना सूद, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्चना सूद प्रेजेंटली पोस्टेड विद प्रोजेक्ट स्वास्तिक। जो प्रोजेक्ट स्वास्तिक चल रहा है सिक्किम में, ये इस टाइम वहाँ पे पोस्टेड है और ये पहली वुमेन ऑफिसर बन गई है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड सर्विंग विद बीआरओ, जो अप्रूव हो गई है रैंक ऑफ कर्नल, ठीक है। कर्नल का रैंक मिल रहा है इन्हें आर्मी में, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय करा था पहली वुमेन फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी को जापान में, क्योंकि वो जापान में चल रही है वीर गार्डियन एक्सरसाइज, है ना। और कल हमने वरुण एक्सरसाइज पढ़ी थी जो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच चल रही है, ठीक है। और एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी। इसके अलावा इंडियन आर्मी फोर्सेज ने डिप्लॉय किया अपनी वुमेन ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान को, कहाँ पे, कुमार पोस्ट पे। कुमार पोस्ट कहाँ पे, सियाचिन में, जो कि हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सारे नाम याद रखेगा। अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, एयरफोर्स से हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्चना सूद, ठीक है, प्रोजेक्ट स्वास्तिक इन सिक्किम, ठीक है। तो ये कोप्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड सर्विंग में है, ठीक है, वहाँ से है। और कैप्टन शिवा चौहान, इनका नाम भी याद रखें, कुमार पोस्ट इन सियाचिन, ठीक है, वहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है, पहली वूमेन है। ये सब पहली वूमेन है जिनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इसके अलावा एक नाम और याद रखना है, कैप्टन सुरभि जखमोला। ये भी इंडियन आर्मी की 117 इंजीनियर रेजिमेंट से, और ये भी पहली वुमेन बनी है जिन्हें आउटसाइड ऑफ इंडिया पोस्टेड किया गया है। इन्हें भूटान में पोस्टेड किया एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, दंतक, ठीक है। तो ये पूरा आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता है इसके अलावा बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक एग्जीक्यूटिव रोड कंस्ट्रक्टिंग फोर्स है जो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्चना सूद मैम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है वो कौन सी कंपनी है जिसने मीडिया राइट खरीद लिया है वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग के, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। जो वुमेन आईपीएल होगा उसके मीडिया राइट खरीद लिए हैं, तो वो कंपनी है आपकी वाईकॉम 18, ठीक है। जो वाईकॉम 18 है वो आपका एक पैरामाउंट ग्लोबल और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की दोनों का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। इन्होंने 117 मिलियन की बिड मारी और इन्होंने मीडिया राइट जीत लिया अगले 5 सालों के लिए, ठीक है। और कहा जा रहा है वुमेन आईपीएल शायद मार्च से स्टार्ट हो जाए। तो आईपीएल की बात आ रही है तो हम सैम कुरैन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं सैम कुरैन, ठीक है। 24 ईयर ओल्ड है और इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। और इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा था कितने में, 18.5 करोड़ में। तो ये सबसे महंगे मतलब प्लेयर बन चुके हैं, ठीक है। और आईपीएल की ऑक्शन कहाँ पे हुई थी, केरला में हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सैम कुरैन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वाईकॉम 18 विन वुमेन आईपीएल मीडिया राइट, ठीक है। तो हमने कितने में कहा था, 117 मिलियन, तो वो कितना हो गया, 951 करोड़ में इन्होंने 5 सालों के लिए मीडिया राइट खरीद लिए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वुमेन आईपीएल के। द रिनोड जलीकट्टू बुल टेमिंग कॉम्पिटिशन गोट अंडरवे इन विच प्लेस। तो आपका जलीकट्टू जो बुल टेमिंग कॉम्पिटिशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो आपका होता है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु का विलेज है अव अवनीपुरम, ठीक है, वहाँ पे ये होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो पोंगल हार्वेस्ट सीज़न है, ठीक है, उसी के साथ होता है, उसी की साइड लाइन में होता है, ठीक है। मिड जनवरी में होता है जलीकट्टू, ठीक है। जो विनर होता है ना वो डिटरमाइन पता है कैसे किया जाता है, जो जो बैल होता है, बैल के हल्का सा जो उनके ऊपर हम्प बना होता है हल्का सा, उस चीज़ के ऊपर कौन कितनी देर होल्ड कर पाता है वो विनर बन जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक कस्टमरली डन एज अ पार्ट ऑफ मट्टू पोंगल द थर्ड डे ऑफ तमिलनाडु एंड 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। द थर्ड डे ऑफ पोंगल इज डिवोटेड टू कैटल एज एसेंशियल एग्रीकल्चर पार्टनर। द तमिल टर्म मट्टू मीन्स बुल, ठीक है। मट्टू का मतलब वहाँ पे होता है बुल, ठीक है। और वो ये वहाँ का मतलब कल्चर है, ठीक है। जलीकट्टू 2023 अब देख सकते हैं ऐसे ये हम्प है, और ये जितनी देर बंदा हो, जो पर्सन जितनी देर होल्ड करेगा वहाँ पे वो जीत जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप इन। तो ये कहाँ पे सेटअप हो रहा है, ये हो रहा है आपका शिलोंग में, ठीक है। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब टू द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया शैल सेटअप इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग इन शिलोंग बाई मार्च 2023, ठीक है। और ये अनाउंस किया है मिनिस्टर ऑफ
स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राजीव चंद्रशेखरन ने, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है। उनका कहना है कि जो नॉर्थ ईस्ट में है ना, ठीक है, वहाँ भी प्रॉपर एक स्टार्टअप का कल्चर बने, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है हमारे पूरे इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट, बट नॉर्थ ईस्ट में उतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, और ज़रूरी भी है ताकि वहाँ पे यूथ भी स्किल हो सके, उन्हें जॉब्स मिले, ठीक है। तो ऐसे ही अगर नई नई प्रोग्राम आएंगे तभी वो डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन शिलोंग इज एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन, बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम, ठीक है। वही बात है कि वहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाना है पूरा, ताकि जॉब्स वगैरह क्रिएट हो सके, यूथ वहाँ पे स्किल हो सके, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। वही सब बातें हैं। अब इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो आप ध्यान रखिए कि ई स्पोर्ट होता क्या है, ठीक है। हमने अभी बात करी ना यहाँ पे कि मतलब डिजिटल पार्क बनेंगे, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग पार्क, तो डिजिटल स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर ले। ई स्पोर्ट विल नाउ हैव अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कैटेगरी इन इंडिया, ठीक है। हाल ही में मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी था कि जो ई स्पोर्ट्स है ना, वो इंडिया का विल बी नाउ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। अगर कोई कहीं पे कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अब ई स्पोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, इंडिया में। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ई स्पोर्ट्स होता क्या है वो, अगर ई स्पोर्ट्स का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट वेयर गेमर, जहाँ पे एक गेमर अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी दोनों को यूज़ करता है, ठीक है, बट वो वर्चुअली यूज़ करता है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस हैड बीन गोइंग डिमांड फॉर ई स्पोर्ट टू बी इंक्लूडेड इन दिस करिकुलम इन मल्टी डिसिप्लिन इवेंट आफ्टर इट वाज इंक्लूडेड इन 2018 जकार्ता एशियन। जो आपका ई स्पोर्ट्स है ना, ये 2018 में जकार्ता एशियन गेम में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद इंडिया में भी डिमांड उठने लगी, और इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल था 2018 की एशियन गेम में, जहाँ पे ये मतलब ई स्पोर्ट्स एज ए डेमोस्ट्रेशन टाइटल के लिए इंक्लूड किया गया था, ठीक है। ई स्पोर्ट्स विल बी टेकन केयर बाय दी, अब ध्यान रखिएगा यहाँ दो चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई स्पोर्ट्स जिसके विल बी टेकन केयर ऑफ, ये किसके अंडर आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। और जो ऑनलाइन गेमिंग की बात है ना, विल बी सीन ओवरसीन बाय मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ई स्पोर्ट्स आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर, और ऑनलाइन गेमिंग आती है मेटी के अंडर, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना। ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स को मिक्स मत कर देना। और ये आप देख सकते हैं मैप शिलोंग का, आई मीन मेघालय का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ऑन द 75th नेशनल इंडिपेंडेंस डे which country has decided to release a commemorative stamp that include portrait of Indian first prime minister जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सी कंट्री का 75th इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, और वो अपने इंडिपेंडेंस डे पे, अपने 75th इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की स्टैम्प रिलीज़ करेंगे। तो ऐसा करने वाला कंट्री भी है आपका श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, और इंडिया हुआ था 1947 में, ठीक है। तो इसलिए इन हमारा तो इस लास्ट ईयर 2022 में 75th का, इनका इस साल 75th था, ठीक है। और ये 4 फेब से अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। 75th नेशनल इंडिपेंडेंस डे कमेमोरेटिव स्टिप, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की, तो ये श्रीलंका कर रहा है, ठीक है। सेलिब्रेशन हेल्ड विद द प्राइड अंडर द थीम, और थीम क्या है उनके इस बार इंडिपेंडेंस डे की, नमो नमो मता। तो मतलब इसका मतलब होता है स्टेप टुवर्ड सेंचुरी, ठीक है। द गवर्नमेंट विल अनाउंस दैट, श्रीलंका का इस टाइम कहना है कि हम न्यू रिफॉर्मिस्ट कोर्स लेके आएंगे फॉर नेक्स्ट 25 ईयर की, जब तक उनके 100 ईयर कंप्लीट हो, 100th इंडिपेंडेंस हो, तो इनकी स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी हो और इनका कंट्री ग्रो करे, ठीक है। तो 2048 में इनके 100 ईयर होंगे, ठीक है। और इस टाइम जो आपके वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रानिल विक्रम सिंघे, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, दिनेश गुणावर्धने, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से मिली थी 1948 में, ठीक है, ब्रिटेन से ही मिली है इन्हें भी। इसके अलावा श्रीलंका की आपको कैपिटल की बात करी जाए, ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है आप कोलंबो, ठीक है, जो लार्जेस्ट सिटी और फाइनेंशियल सेंटर भी है। इसके अलावा इनकी दूसरी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है।
प्रेसिडेंट अपने डिस्कस कर ही लिए, रानिल विक्रम सिंघे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। और ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला और तमिल। इसके अलावा जो श्रीलंका का पुराना नाम था वो था सिलोन, ठीक है। बट इनका अभी जो ऑफिशियल नेम है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। जैसे इंडिया का ऑफिशियल नाम आप देखेंगे, अगर आपके पास किसी के पास पासपोर्ट होगा तो उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा आता है, ना कि सिर्फ इंडिया, ठीक है। तो वैसे ही इनका ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हैं श्रीलंका मैप में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ओके। सो गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।